नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेम अध्याय 1 मैथ का टॉपिक है। तो हम यहां पर फोर्थ सेम की मैथ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मैथ कंप्लीट करा दी है। जिस भैया बहनों ने यदि वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आपको भी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे अध्याय 1। इसका नाम है करणी, करणी का संख्या, करणी चिन्ह और करणी का घातांक रूप। हम इनके बारे में समझेंगे और जानेंगे जी क्या है। ये हम फोर्थ सेमेस्टर मैथ पढ़ा रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे करणी संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल डॉट डॉट एनवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परम संख्या नहीं होती है, वे सभी करणी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह अंडर रूट का प्रयोग करते हैं, एन अंडर रूट का। ठीक है, इस चिन्ह से हम करणी को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम अंडर रूट लगा दें तो वो हमारी अंडर रूट की संख्या बन जाती है। ठीक, फिर जी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाती, ना जी परमेय रह जाती है। ये संख्या हमारी कौन सी बन जाती है? फिर अपरमेय संख्या बन जाती है। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल में देखा गया कि अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 7, 4 अंडर रूट 8 और 8 अंडर रूट 9, इस प्रकार की संख्याएं करणी का संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यदि हम सिंपल अंडर रूट लगा दें तो यहाँ पर हम कुछ ना लिखें, तो यहाँ पर 2 माना जाता है। ठीक, ये चिन्ह हमारा वर्गमूल का होता है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है कि करणी चिन्ह में आप देख सकते हैं, करणी चिन्ह में यदि अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है सीधा, तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह कहलाता है। ये चिन्ह अच्छे से आप जान लो, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल का है। तो उसमें हम वर्ग कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ओनली आप चिन्ह सीख लें कि कौन सा चिन्ह क्या कहलाता है। यदि सिंपल अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह कहलाता है। इसमें हमारे आगे 2 माना जाता है। ठीक, 2 यहाँ पर लिखा नहीं होता है, छुपा रहता है। अब दूसरा है हमारा 3 अंडर रूट लिखा हुआ है, क्या अंडर रूट के बाहर 3 है, तो ये वाला चिन्ह हमारा घनमूल का चिन्ह कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे मूल कहलाते हैं सभी। तो इसके आगे जौन सा मूल लगा होगा वही हमारा चतुर्थ मूल कहलाएगा। इसमें 4 लिखा तो चतुर्थ मूल हो गया। यदि 5 लिखा होता, यदि अंडर रूट के बाहर यदि 5 लिखा होता तो ये हमारा पंचमूल या 5वां मूल कहलाता। क्या कहलाता? पंचमूल या 5वां मूल कहलाता। ठीक, इस प्रकार से हमें डॉट डॉट में लिख दिया कि एन अंडर रूट, तो हमारा जी एनवां मूल हो गया। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मैथ समझाई जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैथ बनेगी और अच्छी लगेगी। जैसे मैंने एक नोट के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि हमारा लिखा है कि 3 अंडर रूट 8। ठीक, जो हमारा अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा करणी चिन्ह कहलाता है। और जो कौन सा करणी है, जी हमारा कौन सा करणी चिन्ह है, तो आगे हमारा 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना 3, तो ये 3 हमारा लिखा हुआ, तो ये हमारा अंडर रूट 3 कौन सा चिन्ह कहलाता है? घनमूल का। तो हमारा घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है। इसके अंदर जो 8 लिखी है संख्या, वो हमारी कर्णीगत संख्या कहलाती है। मतलब कर्णीगत, करणी के अंदर जो संख्या है उसे हम कर्णीगत संख्या कहते हैं। ठीक, तो हम करणी का संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक, अब देखेंगे हम करणी के कुछ हमारे नियम हैं। तो हम करणी के नियम देखेंगे। हमें पहला दिया कि एन अंडर रूट ए,
तो n दिया गया है, n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो n के स्थान पर 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी हो सकता है डॉट डॉट में। ठीक है, जब हम इस करनी को चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा किस रूप में आएगा, ये हमारे ए में जब कोई घात नहीं होती है, हम हमारा एक घात मानते हैं। तो जो हमारी कर्णी चिन्ह होती है, कर्णी की संख्या होती है, वो हमारी घात के बटे में आती है। ठीक, तो ए 1/n हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है हमारा n अंडर ए बी, लिखा हुआ है n अंडर ए बी। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, गुणा में है हम अलग अलग कर सकते हैं, अंडर n अंडर ए लिख सकते हैं, गुणा फिर n अंडर बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं और मिलाकर भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा दिया गया दूसरा हो गया। तीसरा दिया गया है कि n अंडर ए बटे बी। जिस प्रकार से हम गुणा को हम अलग कर सकते थे, इस प्रकार हम भाग को भी हम अलग कर लेंगे। तो हम n अंडर ए बटे n अंडर बी इस प्रकार से इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, चौथा है यदि हमारे ए में कोई पावर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हमारे पहले में दिया गया था इसमें हमारी कोई घात नहीं थी, एक घात हमने मानी थी, यहाँ पर m घात दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मूल दिया गया है उस घात के बटे में आ जाएगा, तो a m बटे n इस रूप में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे थे करनी के नियम कि इस नियम से हमारी करनी अलग हो जाती है, टूटती है। ठीक, अब दिया गया है घातांक के नियम। तो घातांक के नियम क्या कहलाते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। यदि हमारे गुणा कोई संख्या गुणा में दी गई है और उसका आधार समान है, कोई संख्या गुणा में है और उसका आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a पावर m प्लस n हो जाएगा। नंबर 2, यदि हमारे आधार समान है और भाग का चिन्ह दिया गया है तो घातें घटती हैं, तो a बराबर होगा m माइनस n। ठीक, नंबर 3, यदि घात के ऊपर घात होती है, यदि घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो ए पे पावर m n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये घात के ऊपर घात लिखी हुई है। नंबर 4, यदि किसी संख्या पर शून्य घात है, यदि किसी संख्या पर शून्य घात है तो उसका मान 1 होगा। ठीक, अब 5वां सवाल दिया गया है, यदि कोई संख्या हमारी घात माइनस में है, उसको प्लस में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरी संख्या को हम हर में बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हम a माइनस घात n इस प्रकार से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हर में ले जाएंगे तो हम 1 बटे करेंगे और a की पावर m। तुम्हारा यदि हम अंश से हर में ले जाते हैं तो घात जो चढ़ी होती है वो प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में हो जाती है। ठीक है, अब दिया गया है 6वां कि यदि हम पूर्व पे घात हमारी दी गई है तो उस घातों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे दिया गया है a बटे b की पावर n दिया गया है, तो हम a की पावर n बटे b की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, ये तो थे हमारे कुछ घातांक के नियम, करनी के नियम। अब इनके सवालों को कैसे हल करते हैं अब हम वो जानेंगे। अब पहला सवाल दिया गया हमारा 3√25 को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 में हमारी कोई घात नहीं है तो हम एक घात मानेंगे। ठीक, तो हम 25 में हम एक घात मानेंगे तो क्या होगा, जो हमारा मूल दिया गया है वो क्या जो घात है उसके बटे में पहुंच जाती है। तो 25 पे घात 1/3, 25 पे घात 1/3 होगा। और किस नियम से होगा, n अंडर a बराबर a की पावर n बटे n। इस नियम से, इस घातांक, इस करने के नियम से हमारा हल होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला सवाल। हम अगला सवाल दिया गया कि √5 3√5 गुणा 3√5 गुणा 3√5 को सरल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला मेथड है इसका हमारा, तीनों हमारे
आधार समान है, तो मैंने आपको बताया था यदि गुणांक में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो इसमें हमारे एक घात होगी पूरे में, इसमें पूरे में एक घात होगी, इसमें पूरे में एक घात होगी, तो एक एक घात जोड़ के हमारे 3 घात हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे 3√5 तो जब करने को हम हटाएंगे तो 5/1/3 होगा। ठीक है, 5/1/3 होगा। अब पूरे में पावर 3 है। ठीक, अब घात के ऊपर घात हो गई, तो हम आपको बताया था कि जब घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का गुणा हो जाता है। तो 5/3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 5 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। अब दिया गया हमारा दूसरा मेथड किस प्रकार से लगाएंगे। ये हमारा सवाल दिया गया है, 3 संख्याएं एक सी हैं, तो हमको और हमारे घन जो कर्ण चिन्ह लगा है वो कर्ण चिन्ह भी हमारे समान है। तीन अंडर रूट और 3 अंडर रूट दिया गया है, तो हमारा कर्ण भी समान है और संख्या भी समान है। तो हम एक ही कर्ण के अंदर इसको लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब 5 के यहाँ 3 है तो 3√5/3 कर सकते हैं। जब इस कर्ण को चिन्ह को हटाएंगे तो जो हमारा जो 3 दिया गया है वो हमारे इसके बटे में आ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, और तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 5। इस प्रकार से जो हमारा सवाल हुआ, और इस प्रकार से भी सवाल हमारे बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं कि कर्ण की संख्या दी गई हैं, उसको आरोही क्रम में लिखना है। तो हम इसको डायरेक्ट आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो हमारा √2 की दिया है, ये घन के रूप में, जो हमारा घन मूल दिया गया है, ये चतुर्थ मूल दिया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी मूल अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों को हम समान करेंगे। जो हमारे यहाँ पर मूल दिए गए हैं इन मूलों को हम समान करेंगे। जो हमारा वर्गमूल है, जो घनमूल है, जो चतुर्थ मूल है। तो सब पहले इन मूलों को समान करेंगे। समान करने पर हमें क्या करना होगा, इन मूलों का हमें लासा लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे दी गई कर्ण की घात क्रमशः 2, 3 और 4 है। पहले में वर्गमूल है तो 2 होगा, फिर घनमूल है तो घनमूल में हमारा 3 होती घात, और चतुर्मूल में 4। तो 2, 3, 4 हमारा घात हो गई। इनका हम लासा लेंगे तो हमारा 12 लासा आएगा। ठीक, कैसा लासा आएगा, 12। तो हम 12 लासा हो गया। अब हम कर्ण के मूल को क्या करेंगे, 12 घात में बल देंगे। जब हम, आपको यहाँ बल को ध्यान से समझना है, हमारा दिया गया है √2। जब हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर 2 पहले से था, तो हमने 6 का गुणा किया। ठीक है, तो हमारा जो 12 बना। ठीक है, 6 को गुणा यहाँ करेंगे तो हम 6 की घात इस संख्या में चढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा होगा 12 √2/6। ठीक है, अब दिया गया 3 √4। ठीक है, इसमें हम 12 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 की अब 12 बनेगा इसमें हमारा। ठीक है, तो हम 4 का गुणा किया तो 4 हम इस घात में भी चढ़ाएंगे, संख्या की घात में। तो हमारा हो जाएगा 12 √4/4, 12 √4/4। ठीक है, अब दिया गया हमारा 4 √6। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 दिया गया, हम 3 का गुणा करेंगे तभी हमारा 12 बनेगा। ठीक है, जब 3 का गुणा किया तो 3 इसमें हम घात में चढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12 √6/3। तो हम लिख देंगे 12 √6/3। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, मूल समान हो गए, 12 12 12। ठीक है, जब मूल समान हो गए अब हम आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन घातों को तोड़ लेंगे, 2/6 को तो हमारा 64 आएगा, 4/4 को तोड़ेंगे तो 256 आएगा, और 6/3 को तोड़ेंगे तो 216 आएगा। ठीक, अब हमारे मूल बिल्कुल समान हो गए, संख्याएं भी हमें मालूम चल गई, 64, 256 और 216। अब हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो होता है आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें मालूम कर सकते हैं कि कौन संख्या छोटी है। तो 12 √64 जब संख्या छोटी होगी तो पहले लिखेंगे, फिर हमारे 12 √216 होगी तो हम 216 लिख दी, फिर हमारा 12 √256 होगा तो 12 √256 लिख दिया। ये हमारी बनी संख्याएं थी जो हमने बनाई थी, ठीक है, काम चलाने के लिए। तो अब इसके वास्तविक संख्याएं कौन हैं,
तो उनके सामने का लिख देंगे। अब ये 64 मान किसका था? √2 का मान था, तो इसके स्थान पर हम √2 लिखेंगे। ठीक है। और 216 किसका मान था? 4√6 का, तो लिखेंगे 4√6। ठीक। और 256 हमारा 3√4 का मान था, तो हम 3√4 लिखेंगे। ठीक है। ये हमारी वास्तविक संख्याएं थी। इस प्रकार से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। और इस प्रकार से हम यदि सवाल आ जाए अवरोही क्रम, तो इसी को हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। पूरी क्रियाएं यही करनी है पूरी, और इसको संख्याओं को ही हमें पलटना है। पहले हमें सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है। इस प्रकार से हमारे अवरोही क्रम में भी लिख जाएंगे। अब देखेंगे हम अगला सवाल। दिया गया √3 पे घात 5 गुणा 9 पे घात 2 बराबर 3 पे घात n और 3 √3, तो n का मान ज्ञात कीजिए। जो जैसे 3 दिया गया, जो हमारा घन का चिन्ह दिया गया, घनमूल का। ठीक है। हम संख्या उतारेंगे, इस करने के चिन्ह को हम तोड़ेंगे, तो 1/2 होगा। ठीक है। पूर्व घात 5 गुणा 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे घात 2, और पूर्व घात हमारे 2 दी गई, तो मैं 2 लिख लिया, बराबर 3 पे घात n गुणा, ये हमारा घनमूल का चिन्ह दिया गया, तो 3 पे घात 1/3 होगा। ठीक। अब जो घात के ऊपर घात दी गई है, तो इन घातों को गुणा होगा, तो 5/2 होगा, गुणा 3 पे घात 4 होगा, इनका भी गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, बराबर ये हमारा जौ का तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब आधा समान है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम जोड़ देंगे। ठीक। इस तरफ भी जोड़ देंगे। अब क्या लिखना है हमें कि आधार समान है, 3 और 3 दिए आधार समान है। घातों को समान करने पर, समान करेंगे मतलब बराबर लिखेंगे, तो 5/2 + 4 बराबर n + 1/3। अब जी हमारा बन गया यहाँ पर समीकरण। इस समीकरण से हमें n का मान ज्ञात करना अब आसानी से हो जाएगा। इस 1/3 का हम करेंगे पक्षांतर, तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो -1/3। इसमें हम लासा लेंगे, 6 लासा आएगा। इसको हम हल करेंगे, तो हमारा n का मान आएगा 37/6। ठीक है। इस प्रकार से हमारा n का मान ज्ञात हो गया। ठीक। अब दिया गया है 5वां सवाल। क्या करना है? व्यंजक 2 पे घात n + 2 पे घात n-1 बटे 2 पे घात n+1 - 2 पे घात n का मान है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 2 पे घात n प्लस, अब इसको हम तोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे 2 पे घात n गुणा 2 पे घात -1। आधा समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 पे घात n-1 हो जाएगा, तो हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक। अब 2 पे घात n+1 को भी इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक। और -2 पे घात n जो कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। ऊपर हमारे 2 पे घात n कॉमन है, तो हम 2 पे घात n कॉमन लेंगे, तो 1 + 2 पे घात -1 आएगी। नीचे भी 2 पे घात n कॉमन है, 2 पे घात n लिखेंगे, तो 2 - 1 होगा। ठीक। 2 पावर n से 2 पावर n कट जाएगा, जिस साथ माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या यदि माइनस में होती है, a पे घात -m बताया था, तो जब माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए हम इसको हर में ले जाते हैं। इस प्रकार हम 2 को हम हर कहाँ ले जाएंगे? हर में ले जाएंगे, तो 1/2 होगा। ठीक है। बटे में 1 होगा, 1 का भाग देंगे तो दी संख्या आएगी पूरी की पूरी। इसमें लासन लेंगे, तो हमारा 3/2 इसका हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से हमारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको करने के सवाल अच्छे से समझा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई सी भी सवाल आपको नहीं बनता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सवालों को पूछ सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।